हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम सेकंड ईयर फेडरल बोर्ड में चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मैन। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो दूसरा कंपोनेंट है, इससे पहले हमने हार्ट पढ़ा है, हार्ट का स्ट्रक्चर, उसके अंदर ब्लड फ्लो, ईसीजी, ये सारी चीज़ें हमने हार्ट के रिलेटेड पढ़ी हैं। तो अब जो नंबर 2 पे जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कंपोनेंट जो नंबर 2 जो है वो है ब्लड वेसल्स। इंसानों के अंदर या एनिमल्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, ये मेन 3 टाइप्स की पाई जाती हैं। 3 इकसाम हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। आर्टरीज जो है ये ए से लफ्ज़ शुरू होता है, आर्टरीज भी ए से लफ्ज़ शुरू होता है, और इस जो है दूसरी तरफ अवे जो है ये लफ्ज़ भी ए से शुरू होता है। तो ये याद रखना है, आर्टरीज हमेशा जो है वो ब्लड हो दिल से अवे ले जाती हैं, हार्ट से अवे ले जाती हैं। यानी दिल से दूर ले जाने का मतलब ये है, जब भी ब्लड जो है दिल से दूर जाएगा तो इसका मतलब है वो जिस्म की तरफ जाएगा। तो ये ब्लड जो है अवे फ्रॉम द हार्ट, द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट या टूवर्ड द बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड आर्टरीज। अब आपको ये भी पता है, ब्लड जब भी आर्टरीज में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जब भी जाएगा टूवर्ड बॉडी पार्ट्स, जिस्म की तरफ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जब भी ब्लड हो भेजता है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यानी ये वो ब्लड होता है जो फेफड़ों से आया हुआ होता है और ये ऑक्सीजनेटेड हुआ होता है, इसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है। लेकिन एक जो आर्टरी है ना, पल्मोनरी आर्टरी, ये वाली आर्टरी जो है सिर्फ इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्योंकि ये राइट वेंट्रिकल जब ब्लड हो पंप आ रहे फेफड़ों की तरफ भेजता है तो ये डीऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन जब वहां से ये पल्मोनरी वेन के जरिए से वापस आता है लेफ्ट एट्रियम में और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जिस्म की तरफ जाता है तो ये ऑक्सीजनेटेड होता है। मास वाई पल्मोनरी आर्टरी में सिर्फ इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और यही एमसीक्यू में पूछा जाता है कि जिस्म में कौन सी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, तो वो है पल्मोनरी आर्टरी। बाकी सब आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन रिच होता है, क्योंकि ये ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा पाई जाती है। जिस ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा पाई जाए वो होता है ब्राइट रेड कलर में। ये भी एमसीक्यू आया हुआ है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका कलर क्या है, तो ब्राइट रेड कलर। जैसे जैसे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो ये पिंक कलर में हो जाएगा, यानी इसका कलर जो है वो पिंकिश हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो फिर ये ब्राइट रेड कलर में शो होता है। अब ये जो आर्टरीज होती हैं ये विदन मसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, यानी मसल्स के अंदर भी पेनिट्रेट कर जाती हैं। ये सिचुएटेड विदन मसल्स होती हैं। ये पाई कहाँ पे जाती हैं? मसल्स के अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा ये जो आर्टरीज होती हैं ये इलास्टिक इन नेचर होती है। अब इलास्टिक इन नेचर होने का क्या फायदा है? जब लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत ज्यादा जोर से ब्लड पंप करता है, क्यों है लेफ्ट वेंट्रिकल ने एओर्टा के जरिए पूरे जिस्म में ब्लड भेजना होता है, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करता है तो वो ज्यादा फोर्सफुली पंप करता है, यानी ज्यादा फोर्स से ब्लड जाता है। अब वो जाना होता है आर्टरीज में। अब आर्टरीज को हाई ब्लड प्रेशर से जब ब्लड आता है तो उसने बर्दाश्त करना होता है, रेजिस्ट फ्लो ऑफ ब्लड। तो जैसे ही ज्यादा प्रेशर से ब्लड आता है तो इसके ल्यूमन में, आर्टरीज का जो ल्यूमन है उसके अंदर बर्दाश्त करने के लिए इलास्टिन फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। ये फौरन लचक लेके इसका जो ल्यूमन है उसको ब्रॉड बना देते हैं और जो ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन हो जाता है। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग पुशिंग फोर्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन,
यानी जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्शन हटता है तो वो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो कंट्रैक्शन हटता है तो वो पूरी बॉडी में चला जाता है। तो जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्शन हटते हैं तो उस दौरान इसका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, जो है ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है। उस ब्लड फ्लो को बर्दाश्त करने के लिए इसकी वेसल ही दीवारों में इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं। अब आर्टरीज का ल्यूमन होता है बड़ा, ये बड़े साइज की होती हैं, इसका साइज वेरी करता है। ये सेल, हर सेल के पास इसकी रसाई मुमकिन नहीं है, हर सेल हो जो रसाई वो है नहीं। आर्टरीज तो बड़े साइज की हैं। अब हर सेल के पास ब्लड ने जाना है, जाहिर बात है वहां पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होना है। तो आर्टरीज पहले डिवाइड होती है, आर्टरियोल्स बनाती है। आर्टरियोल्स डिवाइड होती होती फाइन डायामीटर वाली वेसल्स बनाती हैं, जिन्हें बाद में हम कैपिलरीज के नाम से पढ़े हैं। तो आर्टरीज पहले सब डिवाइडेड इनटू आर्टरियोल्स और फिर आर्टरियोल्स सब डिवाइडेड हो है कैपिलरीज बनाते हैं। ये वेरी इन साइज, आर्टरीज का जो साइज है ये वेरी करता है रहता है, चेंज होता रहता है। आर्टरीज के अंदर वेल्व नहीं होते, वेल्व का मतलब है दरमियान में कोई रुकावट नहीं होती। हालांकि जो बाद में वेन्स हम पढ़े हैं उसमें वेल्व प्रेजेंट होते हैं। आर्टरीज में चूंकि प्रेशर से ब्लड ने जाना होता है, फोर्सफुली जाना होता है, तो दरमियान में अगर रुकावट होगी तो ये ब्लड फ्लो हो में कमी आ जाएगी, ब्लड ही जो स्पीड है वो कम हो जाएगी और पूरे जिस्म में जो ब्लड फोर्सफुली पंप हो है डिस्ट्रीब्यूट होना होता है वो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर नहीं होता। इसलिए नेचर ने आर्टरीज में वेल्व बनाए ही नहीं है। इसके बाद सेंट्रल हॉर ऑफ आर्टरी इज नाउन एज ल्यूमन, यानी अगर ये आर्टरीज ही दीवार है, ये वाली आर्टरीज है और यहाँ से ये वाली आर्टरीज है, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये जो सेंटर जहाँ से मसलन ये आर्टरीज है, ये आर्टरी ही दीवार है और ये जो दरमियान में खाली जगह है ये ल्यूमन होती है, या इसे इंटर सेलुलर स्पेस भी बोलते हैं, इंटर सेलुलर स्पेस। अब ये जो आर्टरी है इसकी दीवार जो है, इससे वाल जो है ये मजीद 3 तहों से मिलकर बनी हुई है। 3 तहों में सबसे जो बैरूनी तह है उसका नाम है टोनिसा एक्सटर्ना, या इसका बाज बॉक्स में नाम लिखा हुआ है टोनिसा एडवेंशिया। टोनिसा एक्सटर्ना या टोनिसा एडवेंशिया ये सेम लेयर है, 2 नाम है। ये आउटर लेयर होती है, इलास्टिक लेयर होती है, यानी लचक लेती है। लचक इस वजह से इसमें इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। ये फाइबर इलास्टिन प्रोटीन है बने होते हैं जिसमें सुखड़ने और फैलने की सलाहियत होती है, जिस वजह से इसका ल्यूमन जो है ब्रॉड भी होता है और शॉर्ट भी होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, एक्सपैंड एंड विदस्टैंड ऑफ द ब्लड प्रेशर। यहाँ पे भी बात हुई थी, इलास्टिसिटी इसीलिए है जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो ये एक्सपैंड हर जाए, फैल जाए और उसका जो ब्लड फ्लो है वो आसानी से उसमें से पास हो जाए। अब जाहिर बात है ये ब्लड वेसल्स हैं, इन्हें भी सेल्स हैं, इन्हें भी एरोबिक रिस्पायरेशन करनी पड़ती है, एनर्जी पैदा करवानी पड़ती है। तो इन ब्लड वेसल्स को भी ब्लड वेसल्स दी जाती हैं, यानी वेसल ने अपनी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए भी वेसल्स बनाई हुई हैं। तो वेरी लार्ज ब्लड वेसल्स रिक्वायर देयर ऑन ब्लड सप्लाई, यानी इस आर्टरी को जो सेल में ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, इन सेल्स ने अपने के लिए अलहदा से भी ब्लड वेसल्स बनाई हुई हैं जो इन ब्लड वेसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, यानी ऑक्सीजनेटेड, यानी आप इन्हें कह लें वेसल्स ऑफ वेसल्स, यानी ऐसी वेसल्स जो आर्टरीज को भी ब्लड सप्लाई कर रही हैं फॉर ऑक्सीजन सप्लाई। तो नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ना, जो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज ही वाल्स को
ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए ब्लड देती हैं, उन वेसल्स का नाम है वैसा वेसोरम। वैसा वेसोरम जो है इन्हें हम बोलते हैं वेसल्स ऑफ द वेसल्स, यानी आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स हो न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए एडिशनल वेसल्स होती हैं जिनका नाम है वैसा वेसोरम। ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, वैसा वेसोरम क्या चीज है, तो ये वेसल्स ऑफ द वेसल्स है। अब मिडल लेयर टुनिसा मीडिया, टुनिसा मीडिया जो होता है ये टुनिसा एक्सटर्ना ही निस्बत जो मोटाई है वो ज्यादा होती है। थिक मस्कुलर टिश्यूज, ये मसल जो है बना हुआ होता है और इसमें मसल जो मौजूद है वो स्मूथ मसल्स होते हैं। ये भी इलास्टिक फाइबर्स से बना हुआ होता है, इसमें भी लचक यानी सिकुड़ने और फैलने की सलाहियत होती है। और ये लेयर जो होती है ये मैनी स्मूथ मसल्स लेयर से बनी होती है, यानी इसमें 1 to many स्मूथ मसल्स ही लेयर होती हैं, 1 to many layers। इसके बाद है टुनिसा इंटीमा, ये इनर मोस्ट लेयर है और ये एपिथेलियल सेल ही एक टाइप है, सक्यूमस एपिथेलियल सेल्स, ये उनसे बनी हुई होती है। ये भी इलास्टिक फाइबर से बनी है और इलास्टिन प्रोटीन से बनी हुई है। ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। अब आर्टरियोल्स, अभी यहाँ पे भी बात हुई थी, आर्टरीज जब सब डिवाइडेड होती हैं तो आर्टरियोल्स बन जाती हैं, यानी आर्टरीज का डायामीटर ज्यादा होता है, बाद में यही डिवाइड होके आर्टरियोल्स बनाती हैं, यानी इनका डायामीटर निस्बतन कम हो जाता है और बाद में चलती ये कैपिलरीज जो होती हैं इनका डायामीटर मजीद कम हो जाता है। तो आर्टरियोल्स डिवाइडेड इनटू स्मॉल वेसल्स कॉल्ड आर्टरियोल्स। आर्टरियोल्स सब डिवाइडेड होकर स्मॉल वेसल्स बनाती हैं, बल्कि स्मॉलेस्ट वेसल्स बनाती हैं जिनका नाम है कैपिलरीज। तो अब नंबर 2 पे आ जाती हैं कैपिलरीज। ये एपिथेलियल सेल्स ही बनी हुई होती है, डिफरेंट बोथ्स में डिफरेंट डायामीटर बताया हुआ है। जिस तरह है इसका फेडरल बोर्ड में डायामीटर बताया हुआ है 7 to 9 माइक्रोमीटर इन डायामीटर, लेकिन सरहोदा बोर्ड और सीपीसी बोर्ड में जो है इसका डायामीटर जो है 8 to 10 माइक्रोमीटर भी बताया हुआ है और सिंपल 8 माइक्रोमीटर भी बताया हुआ है। तो इसके डायामीटर में वेरिएशंस आती हैं, आप अपने बुक में जो भी वैल्यू इसकी लिखी हुई है आपने वही करनी है, लेकिन 7 to 9 माइक्रोमीटर है दरमियान इसका डायामीटर वेरी करता है। ज्यादातर बुक्स ने 8 माइक्रोमीटर जो है इसका डायामीटर लिखा हुआ है और ये एमसीक्यू है। जो कैपिलरीज है इसका डायामीटर कितना है 8 माइक्रोमीटर या 7 to 9 माइक्रोमीटर। स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल, ये जो 3 ब्लड वेसल्स हैं इनमें से सब में से स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल जो हैं ये कैपिलरीज हैं। इनकी दीवार सिर्फ एक सेल्स ही लेयर पे मुश्तमिल होती है। यहाँ तो हमने पढ़ा ना 3 लेयर्स हैं और फिर उसमें भी स्मूथ मसल्स ही भी आहे लेयर है, तो इसमें सिर्फ 1 सेल थिक लेयर होती है, यानी एक सेल से बनी हुई है, यानी इसकी जो दीवार है इस दीवार में सिर्फ एक ही सेल से बनी हुई है, इसमें ज्यादा सेल्स नहीं होते। लेंथ जो होती है अप्रोक्सीमेटली इसकी लेंथ 1 मिलीमीटर होती है कैपिलरीज की। उसके बाद ये जाहे वेन्यूल्स बनाना शुरू कर देती हैं। कैपिलरीज ही वो साइट है, वो जगह है जहां पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड बॉडी पार्ट्स में होता है। अब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में मटेरियल कौन सा है, वाटर जो है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्ट मटेरियल है। ये डिफ्यूजन है जरिए से बॉडी पार्ट्स और ब्लड है अंदर डिफ्यूज होते रहते हैं, एक्सचेंज होते रहते हैं। यूजफुल मटेरियल जो होता है वो एंडोथेलियल सेल जो होते हैं, एपिथेलियल सेल जो होते हैं ये एंडोसाइटोसिस के जरिए से ब्लड में ले लेता है। पहले एंडोसाइटोसिस, ये बॉडी फ्लूइड है, ये ब्लड है, ये कैपिलरी ही दीवार है। पहले यहाँ से जो यूजफुल मटेरियल होता है उसे एंडोसाइटोसिस करता है, लेता है, लेने के बाद
ब्लड में दे देता है। और जो ब्लड के जरिए से वेस्ट मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, रिमूवल करवाना है, वो पहले एंडोसाइटोसिस करता है, फिर एब्जोसाइटोसिस करता है और उसे बॉडी से एलिमिनेट करवा दिया जाता है। अब ये इतनी थिन होती है, इतनी थिन होती है, स्मॉलेस्ट वेसल होती है, तो इसमें रेड ब्लड सेल होते हैं, वो 1 बाय 1 चलते हैं, यानी लाइन बना के चलते हैं। जिस तरह अदारों में सुबह असेंबली होती है और सारे बच्चे एक लाइन में जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के पीछे 1 बाय 1 जो होते हैं, इसी तरह ब्लड वेसल इसी में भी, इस पाइप में से भी 1 बाय 1 चलते हैं, क्योंकि इसका डायामीटर इतना छोटा है। तो थोड़ा डायामीटर होने की वजह से ओनली रेड ब्लड सेल फ्लो एट अ टाइम, यानी एक ही रेड ब्लड सेल जो है वो एट अ टाइम इसमें से पास होता है। अब इसमें से 1 बाय 1 पास करने का क्या मतलब है? जब रेड ब्लड सेल एट अ टाइम एक पास होता है तो उसमें मटेरियल ही जो डिफ्यूजन होती है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, ऑक्सीजन ही जो डिफ्यूजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ही जो डिफ्यूजन होती है, वो आसानी हो जाती है उसमें। एम्पल टाइम ऑफ एक्सचेंज, इसमें मटेरियल ही एक्सचेंज में ज़्यादा टाइम मिल जाता है। अगर ये ब्लड फ्लो ज़्यादा हो, मैसिव हो, तो उसमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए टाइम थोड़ा मिलता है। तो जब ये 1 बाय 1 पास हो रहे होते हैं तो डिफ्यूजन में आसानी होती है। कैपिलरीज दोबारा रीजॉइन होके वेन्यूल्स बनाती हैं। मसलन पहले थी आर्टरीज, आर्टरीज डिवाइड हुई, आर्टरियोल्स बने, आर्टरियोल्स डिवाइड हुए तो कैपिलरीज बने, कैपिलरीज दोबारा ज्वाइन हुए तो वेन्यूल बने, और वेन्यूल दोबारा ज्वाइन हुई तो वेन्स बने। तो इस तरह कैपिलरीज दोबारा रीजॉइन होके वेन्यूल्स बनाती हैं। अ फ्लो ऑफ ब्लड इन कैपिलरीज एडजस्टेबल होता है, यानी कैपिलरीज के अंदर जब आपने ब्लड फ्लो करवाना है तो ये भी एडजस्टेबल होता है, क्योंकि हर जहाँ से वेन्यूल खत्म होता है, ये वेन्यूल खत्म हुआ है और कैपिलरीज के अंदर ब्लड फ्लो करवाना है, तो यहाँ पर प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स मौजूद होते हैं। प्री कैपिलरी स्फिंक्टर असल में स्मूथ मसल्स है बने हुए बैंड्स होते हैं, छल्ले होते हैं, जो दोनों साइडों पे इस तरह होते हैं। जैसे ही आर्टरीज में हाई ब्लड प्रेशर आता है, आर्टरियोल्स में उससे कम आ जाता है, वेन्यूल्स में पहुंचने के लिए प्रेशर थोड़ा करना पड़ता है, क्योंकि उसका ल्यूमन छोटा है। तो जब ये जितना ब्लड वेसल कम उसका डायामीटर कम है, तो वहां पर हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स होते हैं। जब ये क्लोज हो जाते हैं तो स्टॉप ब्लड फ्लो इन ब्रांचेज। तो यहाँ पे आप कैपिलरीज से भी डिफरेंट ब्रांचेज जा रही होती हैं, तो उन्हें अंदर ब्लड को कंट्रोल करने के लिए ये स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन अगर ये ओपन हो जाए स्फिंक्टर, तो इसका मतलब है इसमें से हाई ब्लड फ्लो करेगा, जिसकी वजह से मटेरियल पास आउट फ्रॉम ल्यूमन टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड। हमने कहा था ये कैपिलरीज की वाल है, ये इसके अंदर है 1 बाय 1 जो है वो ब्लड फ्लो कर रहा है, और इस तरफ जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड मौजूद है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड मौजूद है। तो अगर इसके अंदर ब्लड फ्लो ज्यादा होता तो ये ज्यादा प्रेशर से जाता, इसकी दीवार से टकराता, और इसमें से यूजफुल मटेरियल जो होते हैं वो इसमें से डिफ्यूजन हार है इस मेम्ब्रेन से बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाते। इसका मतलब है जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये परमिएबल होती हैं। परमिएबल हमराद इसमें से जो स्मॉलर मॉलिक्यूल होते हैं वो डिफ्यूज होके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चले जाते हैं। तो एक और सिस्टम बॉडी में पाया जाता है जिसे लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। ये दरअसल जो मटेरियल सारे दिन में लीक आउट हो रहा होता है ना ब्लड वेसल से, वो लिम्फेटिक इंटरस्टिशियल फ्लूइड बन जाता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड लिम्फेटिक वेसल उठाती है, वो दोबारा इसे ब्लड में डाल देती है। तो इसके लिए एक अलग सिस्टम है, वो भी हम इंशाल्लाह पढ़े हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। बहरहाल फिलहाल यहाँ पे आपने ये याद रखना है कैपिलरीज की वाल जो होती है
ये परमिएबल होती है और मटेरियल जो है वो डिफ्यूज हो रहे लीक आउट होता है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला जाता है। तो जब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला जाएगा तो हम इसी फ्लूइड का नाम रख देते हैं एडिमा या फ्लूइड एक्यूमुलेशन इनटू इंट्रासेलुलर स्पेसेस। अब कैपिलरीज की जो लेंथ होती है इन अडल्ट यानी एक मेच्योर पर्सन में जो कैपिलरीज की लेंथ है ये 80,600 किलोमीटर है, यानी 80,600 किलोमीटर जो है वो कैपिलरीज की लेंथ एक इंसान में पाई जाती है। अगर आप इन कैपिलरीज को जोड़ें 80,600 किलोमीटर लंबी बनाएं तो आप जमीन को 2 दफा इस तरह लपेटें तो ये इतनी लंबी कैपिलरीज एक इंसान में पाई जाती हैं। आप जमीन हो अगर इस तरह लपेटें तो ये 2 चक्कर लगा लें कैपिलरीज तो 80,600 किलोमीटर होती हैं। और ये बॉडी में हर सेल के लिए 100 माइक्रोमीटर कोई भी सेल जिस्म है इस ब्लड कैपिलरीज से 100 माइक्रोमीटर डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस पे मौजूद नहीं होता। इसका मतलब है ब्लड कैपिलरीज ऑलमोस्ट ऑल बॉडी सेल्स के पास इससे पहुंचती है। कोई भी जिस्म का सेल 100 माइक्रोमीटर से ज्यादा फासले पर मौजूद नहीं है, इतना फासला किसी का भी नहीं है वो ब्लड कैपिलरीज से 100 माइक्रोमीटर है फासले पर मौजूद हो। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आर्टरीज और कैपिलरीज हमने पढ़ ली। इसके बाद अब हम शुरू करते हैं वेन्स। अब नंबर 3 पे हमारे पास जो ब्लड कैपिलरीज में आ जाती हैं, ब्लड वेसल्स में आ जाती हैं, उनमें आ जाती है वेन्स। जिस तरह हमने पढ़ा था आर्टरीज ए से शुरू होती हैं और अवे भी ए से शुरू होता है, यानी अवे ब्लड फ्रॉम द हार्ट। इसी तरह अब जो जिस्म से वापस लाती हैं ब्लड हो वो होती हैं वेन्स। द ब्लड वेसल्स विच कैरी द ब्लड टुवर्ड हार्ट इज कॉल्ड वेन्स। ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तमाम वेन्स में, जिस्म की तमाम वेन्स जो होती हैं उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है मास वाय पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो होती है ये फेफड़ों से दिल की तरफ ब्लड हो ला रही होती है। अब जाहिर बात है जो फेफड़ों से दिल की तरफ ब्लड हो ला रही है वो ऑक्सीजनेटेड हो आएगा। तो ये भी एमसीक्यू बनता है। वो कौन सी आर्टरी है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, और सॉरी वो कौन सी वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, तो वो है पल्मोनरी वेन्स। वेन आर नॉट डीपली इन द मसल्स। आर्टरीज जो होती हैं ये डीपली प्रेजेंट होती हैं मसल्स में। वेन्स जो होती हैं वो इतनी डीप पेनिट्रेट नहीं करती, बल्कि मसल्स में ज्यादा अंदर नहीं जाती, बल्कि ये स्किन है पास रहती हैं, जिल्द है आसपास ही रहती हैं। अब चूंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होने की वजह से इस ब्लड का कलर जो वेन्स का नजर आता है वो हमें ब्लूइश कलर नजर आता है डीऑक्सीजनेशन की वजह से। वेन्स की भी 3 लेयर्स हैं, जिस तरह आर्टरीज की 3 लेयर्स थी, ट्रेनेसा एडवेंशिया, ट्रेनेसा मीडिया और ट्रेनेसा इंटिमा। सेम एज आर्टरीज इसमें भी 3 लेयर्स हैं, लेकिन मिडल लेयर में यहाँ पर स्मूथ मसल थी, आर्टरीज के अंदर 1 to many लेयर्स थे, लेकिन यहाँ पर थिन लेयर है। तो यहाँ पर ये एक एमसीक्यू बनता है कि जो वेन्स की मिडल लेयर है वो थिन होती है एज कंपेयर टू आर्टरीज। तो ये एमसीक्यू पूछा जाता है वो कौन सी लेयर है जो वेन्स में जिसकी थिकनेस कम है और आर्टरीज में उसकी थिकनेस ज्यादा, तो वो मिडल लेयर है। लेस इलास्टिक, इसमें इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती है, आर्टरीज में इलास्टिसिटी पाई जाती थी, क्यों है वहां पे ब्लड जो है वो ब्लड प्रेशर ज्यादा होता था। अब यहाँ पर ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होता, इसलिए ये लेस इलास्टिक होती हैं। नो बियर सिस्टोलिक प्रेशर, ये कभी भी सिस्टोलिक प्रेशर बर्दाश्त नहीं करती। अब सिस्टोलिक प्रेशर है, सिस्टोल मतलब कंट्रैक्शन की वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है, यानी चाहे एट्रिया कंट्रैक्शन हरें चाहे वेंट्रिकल्स कंट्रैक्शन हरें।
एट्रिया और वेंट्रिकल है कंट्रैक्शन से जो ब्लड प्रेशर बनता है ये उसे बियर नहीं करती, बर्दाश्त नहीं होता है। इसके जो दीवारें हैं वो लेस इलास्टिक हैं, वो फैलती नहीं है, जिस एक्सपैंड नहीं होती, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर जो है वो बियर नहीं होता। तो वेन्स में सबसे ज़्यादा ब्लड पाया जाता है, आर्टरीज की भी निस्बत जो है वो ज़्यादा ब्लड जो है वेन्स में पाया जाता है। एवरेज ब्लड प्रेशर ओनली 5 to 10 mmHg, मिलीमीटर मरकरी जो है ये यूनिट है प्रेशर है। और वेन्स है अंदर ये प्रेशर होता है 5 to 10 mmHg, ये लो ब्लड प्रेशर होता है। आर्टरीज है अंदर है 100 mmHg जो है ये हाई ब्लड प्रेशर है। और ये दोनों MCQs हैं, वेन्स में कितना ब्लड प्रेशर होता है और आर्टरीज में कितना होता है। ये ब्लड प्रेशर इतना सफिशिएंट नहीं होता है, ये ब्लड हो फ्लो करवाए हार्ट में ले आए। तो इसलिए फिर नेचर ने यहाँ पे वेन्स है अंदर वेल्व लगाए थे, आर्टरीज है अंदर वेल्व एब्सेंट होते हैं, वेन्स में वेल्व प्रेजेंट होते हैं। वेल्व का काम होता है यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। टुनिसा एडवेंशिया ये कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू ही बनी हुई है। टुनिसा मीडिया ये थिन लेयर ऑफ स्मूथ मसल है, वहां पे बनी स्मूथ मसल सी थी लेकिन लेयर्स ज्यादा थी, जिसकी वजह से इससे थिकनेस ज्यादा हो जाती है। टुनिसा इंटीमा ये एंडोथीलियल सेल से बनी हुई होती है। स्मूथ मसल्स ये एंडोथीलियल सेल बाद में मिल है स्मूथ मसल्स बनाते हैं। अब वेन्स जो हैं ये डिवाइड होकर वेन्यूल्स बनाती हैं। वेन्यूल्स का जो डायामीटर है ये फिर डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लिखा हुआ है, 40 to 50 माइक्रोमीटर इसका डायामीटर है, और बाज बुक्स में इसका डायामीटर लिखा हुआ है 8 to 100 माइक्रोमीटर। ये ब्लड लेती हैं कैपिलरीज से, और कैपिलरीज से लेने के बाद वेन्यूल में आता है, और वेन्यूल जो है वो वेन को ट्रांसफर कर देती है। अभी हम पाथवे ऑफ ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल्स भी पढ़ते हैं। अब वेल्व जो होते हैं ये वेन्स जो जिनका डायामीटर 2 मिलीमीटर से ज्यादा होता है। अब जाहिर बात है जिसका ल्यूमन 2 मिलीमीटर से ज्यादा होगा, जितना डायामीटर ज्यादा होता जाएगा उतना प्रेशर कम होता जाएगा। जब जितना प्रेशर कम होता जाएगा ब्लड फ्लो तेजी से नहीं होता। अब आप जमीन पे खड़े हैं, आप है ऊपर एक जमीन भी फोर्स लगा रही है जिसका नाम है ग्रेविटी। अब ग्रेविटी जो है वो ब्लड हो अपनी तरफ नीचे ही तरफ खींच रही है, आपने उस ब्लड को दिल के पास ऊपर ले जाना है। तो जब वेन्स का डायामीटर 2 mm से ज्यादा हो जाता है तो ब्लड का इतना फ्लो नहीं होता है वो दिल पे पास पहुंच जाए। तो फिर उसके अंदर नेचर ने वेल्व लगा दिए हैं, जैसे ही ब्लड जो ऊपर जाए तो वो जब नीचे जाने लगे ग्रेविटी की वजह से, तो नीचे से वेल्व जो है वो नीचे ना जाने दें। और साथ में जो वेन से मसल होते हैं, मसल्स होती हैं, जो वॉल होती है वो भी कंट्रैक्शन करती है। स्मूथ मसल जो है ये कंट्रैक्शन करते हैं, वेल्व भी क्लोज होते हैं, और फिर ये पुश करते हैं और ब्लड को टुवर्ड द हार्ट ले जाते हैं। वेल्व प्रेजेंट इन द लोअर बॉडी पार्ट्स एंड लिम्स, ये वेल्व भी जो है ये लोअर बॉडी में होते हैं और लिम्स में होते हैं, ताकि ब्लड नीचे हो ना जाए। अब जाहिर बात है जो हेड में, हेड रीजन में या शोल्डर रीजन में या हार्ट से अपर रीजन में मौजूद है वेन्स, उनमें तो वेल्व होने का मकसद ही नहीं बनता। ग्रेविटी हर खींचे ही भी तो वो वेन से होती हुई डायरेक्ट जो है वो हार्ट की तरफ ही ब्लड आएगा। तो भी ये लोअर बॉडी में मौजूद होते हैं, अपर बॉडी में ये अपर रीजन यानी हार्ट से जो ऊपर रीजन है उसमें ये मौजूद नहीं होते। नो वेल्व प्रेजेंट इन अपर साइड ऑफ द हार्ट, हार्ट से ऊपर जितनी भी वेन्स हैं उनमें ये वेल्व प्रेजेंट है नहीं होते। इन वेल्व की जो शेप है वो सेमी ल्यूनर वेल्व है। एक तो सेमी ल्यूनर वेल्व और दूसरा मस्कुलर कंट्रैक्शन जो है, ये दोनों मिल है जो वेन्स के अंदर ब्लड सप्लाई हो यूनि डायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करती हैं। अब लार्जेस्ट वेन कौन सी है? सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा जो है वो हेड रीजन से ब्लड हो ला रही होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, और इंफीरियर वेना कैवा लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी से ब्लड हो हार्ट के अंदर
राइट एट्रियम है, अंदर ब्लड हो डाल रही होती हैं। अब ये हैं आर्टरीज। आर्टरीज जो होती हैं ये डिवाइड होती हैं आर्टरियोल्स में। आर्टरियोल्स में आर्टरियोल्स डिवाइड होती हैं कैपिलरीज में, और यहाँ पर आर्टरीज ला रही होती हैं। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, आर्टरीज का डायमीटर ज्यादा होता है, ये डिवाइड है आर्टरियोल्स बनाती हैं ताकि ये ज्यादा से ज्यादा पेनिट्रेट कर जाए, इनका डायमीटर थोड़ा होता है। कैपिलरीज जो होती हैं ये स्मॉलेस्ट होती हैं, ये हर सेल्स के पास पहुंच जाती हैं ब्लड सप्लाई लेके। जब वहां पर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल या एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाता है कैपिलरीज में, ऑक्सीजन जो है जो आया होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये बॉडी पार्ट्स हो, बॉडी सेल्स हो दे देता है, तो पीछे ब्लड जो बच जाता है ये फिर डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ये दे दिया जाता है वेन्यूल्स हो, वेन्यूल्स हो दे दिया जाता है। अब वेन्यूल्स जो होती हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये ब्लूइश इनहेलर नजर आता है, और वेन्यूल से होता हुआ ये वेन्स में चला जाता है, और वेन्स जो है ये टूवर्ड हार्ट ले जाती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वहां से ब्लड जो है वो फेफड़ों के पास आता है लंग्स में, यहाँ से दोबारा यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आर्टरीज में दोबारा पूरी बॉडी को सप्लाई कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल जो हैं ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम वैजो डायलेशन और वैजो कंसंट्रेशन के बारे में पढ़े हैं। तो ब्लड फ्लो की वजह से जो ब्लड वेसल्स है डायलेट हो जाती हैं और उससे जो कंसंट्रेशन हो जाती है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़े हैं। फी अमानिल्लाह।